Hello everyone. Today we are coming back with our unit thermodynamics 1 and this is our lecture number 20. Okay. So in this lecture we have to discuss about what is entropy and its disorder and also what is absolute entropy. Okay. So we will see all these topics in this lecture. Okay. So now we proceed to our first slide, that is the entropy and disorder. The heading is entropy and disorder. So already we discussed about what is this entropy. Okay na? Entropy is just the, in simple definition, it is the measurement of disorderness. Okay na? Disorderness in molecular structure of the body. Okay. तो एंट्रोपी देखो हमने पहले डिस्कस कर लिए, कुछ लेक्चर्स हो गए थे जिसमें एंट्रोपी डिस्कस किया था. तो एंट्रोपी मतलब क्या है एक्चुअल में, जो कोई भी अगर हम लोग बॉडी कंसिडर करते हैं, ओके ना, तो उसके अंदर उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसमें कितना अमाउंट में डिसऑर्डर है उसे हम बोलते हैं उसकी एंट्रोपी. ओके ना. तो डिसऑर्डरनेस मेजरमेंट करने के लिए जो हम लोग थर्मोडायनामिक क्वांटिटी यूज़ करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी. ओके. तो इसलिए एंट्रोपी एंड डिसऑर्डर हेडिंग दिया हुआ है. ओके. सो फर्स्ट ऑफ पॉइंट देखते हैं कि देखो क्या क्या है. इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थर्मोडायनामिक वेरिएबल तो है ही है. ओके. उसके साथ साथ ये इट इज़ एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी. तो एक्सटेंसिव एक्चुअल में क्या रहता है? एक्सटेंसिव मीन्स द क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन द मास. जो मास पे डिपेंड करती है वो मतलब अगर हम कंसिडर करें कि दो क्वांटिटीज़ है, एक इधर है और एक इधर है. अब इसका मास अगर हम लोग कंसिडर करते हैं स्मॉल एम है, इसका कैपिटल एम कंसिडर करते हैं, ठीक है ना. तो इसका मास कम है, इसका ज़्यादा है. ज़्यादा मास है तो इधर डिसऑर्डरनेस भी ज़्यादा होगी, तो एंट्रोपी इसकी ज़्यादा हो जाएगी. तो मतलब ये डिपेंड किस पे कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है. तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो मास पे डिपेंड करता है उस ऐसे क्वांटिटी जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंसिव क्वांटिटी. ओके. और जो अदर क्वांटिटीज रहती है जैसे टेम्परेचर कंसिडर करो या फिर जो अदर उस तरह से क्वांटिटी होती है, तो उसे किसी भी तरह का ये नहीं लगेगा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी लाइक दिस. ओके. तो वो मास पे डिपेंड नहीं करती. मास भले भी कम भी हो या ज़्यादा भी हो, उसको टेम्परेचर सेम ही फील होने वाला है. तो इसलिए उस क्वांटिटीज़ को बोलेंगे इंटेंसिव. लेकिन हमारी एंट्रोपी क्या है? एक्सटेंसिव क्वांटिटी, जो मास पे डिपेंड करती है. देन नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फ्रीमन डाइसन. ओके ना. तो ये नेम ऑफ द साइंटिस्ट है फ्रीमन डाइसन. तो उसने एंट्रोपी का डेफिनेशन बताया. ओके. इट इज़ अ मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम. तो अकॉर्डिंग टू फ्रीमन डाइसन द एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम. ये फ्रीमन ने बताया था. एंड ऑल्सो देर इज अ टेंडेंसी इनहेरेंट इन नेचर टू मूव टुवर्ड्स ए स्टेट ऑफ ग्रेटर एंड ग्रेटर डिसऑर्डर. मतलब क्या होगा कि नेचर की एक ऐसी टेंडेंसी है कि ये जो डिसऑर्डरनेस होंगी, जो हमारी एंट्रोपी को बोलते हैं हम डिसऑर्डरनेस, तो ये डिसऑर्डरनेस ना ग्रेटर और ग्रेटर ही होती जाएगी. ये नेचर की टेंडेंसी, वो बढ़ती ही जाएगी. डिसऑर्डरनेस कम नहीं होती है. ओके ना. ये नेचर की टेंडेंसी है. सो दैट ऑल प्रोसेस इन यूनिवर्स, हमें पता है ऑल प्रोसेस जो है यूनिवर्स की टेंस टू हैव मैक्सिमम एंट्रोपी मीनिंग मैक्सिमम डिसऑर्डर स्टेट. मतलब इसलिए क्या होता है, जैसे जैसे डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है तो क्या होने वाला है, डिसऑर्डरनेस से उसकी एंट्रोपी भी ज़्यादा हो रही है. तो यूनिवर्स में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही जाती है और वो डिसऑर्डर स्टेट पे रहती है. तो क्या होगा फिर, क्या होने वाला है? इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स एज अ होल लीड्स टू स्टेट दैट एंट्रोपी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी क्रिएटेड. तो देखो जो हमारी एंट्रोपी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है. तो एक ऐसा स्टेट आएगा जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एंट्रोपी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी क्रिएटेड. मतलब जो एंट्रोपी है उसे हम लोग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसे हम लोग पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते. ओके ना. बट इट कैन बी क्रिएटेड. बट वो क्रिएट हो सकती है मतलब कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है एंट्रोपी. ओके ना. यूनिवर्स में एंट्रोपी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग होते जा रही है. ओके. देन नेक्स्ट पॉइंट देखते क्या है. सिंस हीट इज़ डिसऑर्डर एनर्जी. तो हीट क्या एक तरह का डिसऑर्डर्ड एनर्जी है. ओके. मतलब ऑर्डर नहीं है. ऑर्डर का मतलब क्या है? रेगुलर फॉर्मेट में. ओके. उससे बोलेंगे ऑर्डर. डिसऑर्डर मतलब जो कैसे भी हो रहा है. ओके ना. जिसका रेगुलर कोई फॉर्मेट नहीं है, कुछ नहीं है, रैंडमली जो ग्रो कर सकता है, डीके हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ओके. तो उसको हम डिसऑर्डर बोलते हैं. तो क्या हीट जो है वो भी एक डिसऑर्डर एनर्जी. ओके. इस यहाँ पे बताया. और इट डिस्क्राइब द डिसऑर्डर और केओटिक स्टेट्स. केओटिक मतलब वही कि ना जो रैंडम मैनर में, जो डिसऑर्डर में, ओके ना, रेगुलर फॉर्मेट में नहीं है, उससे केओटिक स्टेट बोलेंगे. ओके. तो ये
डिस्क्राइब करने का काम एंट्रोपी का, डिस्क्राइब्स दी डिसऑर्डर एंड केओटिक स्टेट। तो हीट के वजह से वो हमें पता चल रहा है कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है इस तरह से। ओके, और ये सब क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स में रैंडमली मोशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिसऑर्डर और केओटिक स्टेट आ जाती है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल आर हाईली डायरेक्शनल एंड ऑर्गेनाइज फॉर्म। ओके ना, तो क्या है, जो डिफरेंट टाइप्स का एनर्जीज भी रहेंगे। ओके ना, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस तरह की एनर्जीज जो रहती है। ओके, तो उसके वजह से भी ये होता है, डिसऑर्डरनेस बढ़ती रहती है। ओके, सो दे कैन देयरफॉर बी यूज्ड इन ऑर्डर्ड फॉर्म। ओके, तो हीट इविडेंट है, अगर हीट इवॉल्व हो रही है कंटिन्यूसली तो हम बोल सकते हैं कि एंट्रोपी भी वहाँ पे इंक्रीज होनी चाहिए। ओके, इस तरह से। तो क्या है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द हीट डज नॉट डिपेंड एक्सक्लूसिवली ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिसऑर्डर। यहाँ पे दिखाई देखो, हीट डज नॉट डिपेंड एक्सक्लूसिवली ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिसऑर्डर, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट गेट्स डिसऑर्डर। ओके, तो मतलब हम हीट पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं रह सकते कि डिसऑर्डर की जो एग्जिस्टेंस है, डिसऑर्डर जो हो रहा है वो हीट की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट गेट डिसऑर्डर, कितने अमाउंट में एनर्जी वहाँ से रिलीज हो रहा है। ओके ना, उस पर भी डिपेंड करता है कि एंट्रोपी कितनी होनी चाहिए। ओके ना, तो इस तरह से ये एंट्रोपी एंड डिसऑर्डर का यहाँ पे हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि क्या क्या किस तरह से रहते हैं। एक्चुअली में एंट्रोपी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, बस अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो यहाँ पे हमने एक बार डिस्कस कर लिए। ओके, तो इस तरह से ये पूरा एंट्रोपी का डिस्क्रिप्शन है। ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गया। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार हम लोग चले जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इस क्या है, देखो उसके साथ ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग आगे, ओके ना। सो देखो, अगर किसी को एंट्रोपी अगर चाहिए कि एंट्रोपी की वैल्यू क्या है, एंट्रोपी मतलब एंट्रोपी चेंज की वैल्यू हम निकालते हैं ज़्यादातर, तो एंट्रोपी की अगर एक्चुअल वैल्यू हमें निकालनी है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, वन शुड ऑल्सो नो द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी in statistical mechanics to calculate the disorder of the system। अगर किसी को इसकी वैल्यू चाहिए, ओके ना, तो वो टाइम पे क्या करना पड़ेगा, उसको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जाना पड़ेगा। ओके, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक ब्रांच है, इसमें हम लोग इस तरह से सब स्टडी करते हैं, इस तरह की वैल्यूज जो थर्मोडाइनमिकल वैल्यूज़ है उस पर यहाँ पे स्टडी किया जाता है। ओके ना, तो उसमें का एक फॉर्मूला है, वो वहाँ पे हेल्प कर सकता है। अगर एंट्रोपी की एक्चुअल वैल्यू अगर निकालनी है तो ये फार्मूला वहाँ पे होगा। तो ये फार्मूला एक्चुअल में किस तरह से दिया गया है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब एक्चुअल में क्या होता है, पॉसिबिलिटी मतलब क्या पॉसिबल है। ओके ना, पॉसिबिलिटीज़ कितनी है इसकी, मतलब एंट्रोपी होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, ग्रेटर होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, वो कम तो नहीं होगी बट ग्रेटर होती जाएगी, तो भी कितनी पॉसिबिलिटी है कि उतने अमाउंट पे होने की, वो सब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो उसके बाद ये यहाँ पे फॉर्मूला बनाया गया एस टी इज इक्वल टू के एल एन ऑफ डब्ल्यू ऑफ टी। तो इसमें एस क्या है, एंट्रोपी। ओके ना, और जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू क्या है, इज द डिसऑर्डर पैरामीटर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, तो वो एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी है कि एंट्रोपी की पॉसिबिलिटी कितनी है, वो इस पर रिप्रेजेंट करेगा, तो इसलिए वो प्रोबेबिलिटी वहाँ पे है। देन के तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, मतलब बोल्ट्जमैन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, और उसका जो कांस्टेंट उसने बनाया था इसका नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, एंड जो रिलेशन ये जो रिलेशन फॉर्म हो रहा है, ओके ना, इस रिलेशन को बोला गया है कि इट इज़ नोन एज द बोल्ट्जमैन लॉ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बोल्ट्जमैन लॉ, इस रिलेशन को बोला जाता है बोल्ट्जमैन लॉ। ओके, तो यहाँ पे देखो दिखाया गया है कि एस ऑफ टी इज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एट मैक्रो स्टेट एंड डब्ल्यू ऑफ टी इज द नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट। ओके, तो देखो एंट्रोपी ऑफ द मैक्रो स्टेट मतलब क्या, कंप्लीट जो अगर बॉडी हम लोग कंसिडर करते, इसका जो एंट्रोपी रहेगा इससे हम बोलेंगे कि मैक्रो, ये कंप्लीट है। ओके ना, जो इसके मैक्रोस्कोपिक जो इसके प्रॉपर्टीज़ है उस पर कंसिडर करेंगे तो मैक्रो। ओके, और जो डब्ल्यू ऑफ टी देखो यहाँ पे क्या, इज द नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट डिपेंड्स ऑन टी थ्रू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो माइक्रो स्टेट मतलब क्या, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है छोटे छोटे, तो उस मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है उस पर जो डिपेंड करते हैं उसे हम लोग बोलेंगे कि माइक्रो स्टेट। ओके ना, वो सब स्टेट को बोलेंगे हम लोग माइक्रो स्टेट। ओके, तो ये माइक्रो स्टेट में कितने एक्सेसिबल है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सेसिबल है, नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट कौन से,
इसमें, तो वो नंबर रिप्रेजेंट करता है W। ओके, तो इस तरह से ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्म किया है। तो ओके, तो ये एक्चुअल में W फॉर्म किस लिए है, तो ये डिसऑर्डर पैरामीटर, ओके ना, ये इससे यहाँ पे डिसऑर्डर पैरामीटर है, उसको काउंट करने के लिए यहाँ पे बनाया है। तो एक्चुअल में डायरेक्टली ये फॉर्मूला यहाँ पे गिवन ये, ओके ना, आपके लिए, ओके, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी द पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ओके, तो थर्मोडायनामिक्स में इसको डिटेल में इतना हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने इसमें खाली इसका फॉर्मूला यहाँ पे कंसिडर किया। ओके, देन नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेक्स्ट स्लाइड। ओके, so now again we are proceed, that is to understand the entropy is the measure of the disorder of the molecules of the system. Let us consider one example. okay, तो हमें देखना है कि एंट्रोपी एक्चुअल में डिसऑर्डर है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिसऑर्डर हो रहा है उसको एंट्रोपी बोलते हैं। ओके ना, तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, और एग्जाम्पल क्या रहेगा कि गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा बहुत फ्री रहते हैं, रैंडमली वो मोशन करते हैं एक दूसरे के अंदर से। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया तो कोई ये गैस का ही है, ओके ना, रैंडमली मोशन कर रहे, कितने फ्रीली है, दोनों के बीच में गैप भी कितना ज़्यादा है, इसलिए वो बहुत फ्रीली है। ओके, एज कम्पेयर टू द लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट है उसके कंपेरिजन में वो बहुत ज़्यादा है। सो द एंट्रोपी इज मोर इन गैसियस स्टेट यानी लिक्विड, तो हम लोग बोल सकते हैं कि गैसियस स्टेट की एंट्रोपी बहुत ज़्यादा है लिक्विड स्टेट पे। ओके ना, इससे बहुत ज़्यादा है। देन सिमिलरली वी फाइंड इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में हम लोग देख सकते हैं कि एंट्रोपी इज मोर देन इन द सॉलिड स्टेट। ओके ना, सॉलिड स्टेट में एंट्रोपी बहुत ज़्यादा, एंट्रोपी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट की ज़्यादा है। ओके ना, ऐसा बोल सकते हैं, सॉलिड में ऑर्डर ज़्यादा है। ओके ना, तो देखो हेंस व्हेन वी कन्वर्ट अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, तो हम लोग सॉलिड से अगर लिक्विड स्टेट में जाते, देखो यहाँ पे दिखाया गया है सॉलिड से लिक्विड गए, तो एंट्रोपी क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे लिखा है देखो डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, एंड इफ वी कंसिडर the these again goes to the liquid to solid, then again delta s greater than zero हो जाएगा। ओके, इस तरह से एंट्रोपी इंक्रीज होती जाएगी, द एंट्रोपी राइजेस एंड वाइस वर्सा, मतलब उल्टा भी हो जाएगा, अगर हम लोग ऐसा भी करेंगे तो कम 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 होते जाएगा। बट यूनिवर्स में जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, जो ऑटोमेटिकली वर्क हो रही है, ओके, ऑटोमेटिकली जो चलती रहती है, उसमें पॉसिबल नहीं है एंट्रोपी कम होना। ओके, ये तो हम लोग इसको कुछ प्रोसेस करेंगे उसके बाद वो कम होगा, ऐसे डायरेक्टली प्रोसेस ये स्पॉन्टेनियसली कम नहीं हो सकते एंट्रोपी। ओके, यूनिवर्स में वो पॉसिबल नहीं है, नेचर में वो सब पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये शो किया गया है। और देखो यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में भी यहाँ पे हम आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है एंट्रोपी ग्राफ। ओके, एक्स एक्सिस पे कुछ यहाँ पे पुट नहीं किया है, यहाँ पे चलो मैं टाइम हम लोग पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने नहीं किया, हमने खाली यहाँ पे एंट्रोपी पुट किया पे कि स्पॉन्टेनियसली ये देखो प्रोसेस यहाँ पे प्रोसीड हो रही है, जैसे जैसे प्रोसेस आगे जा रही है, यहाँ पे लो एंट्रोपी है, देखो ऑर्डर स्टेट है, लो एंट्रोपी यहाँ बताया, तो एकदम लो पे देखो क्या है, नीचे सॉलिड है। ओके, ये सबसे लो पे सॉलिड, यहाँ पे सबसे लो। ओके, उसके बाद फिर धीरे 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 वो कन्वर्जन हो गया, एंट्रोपी बढ़ते गई, एंट्रोपी मतलब उसमें डिसऑर्डर बढ़ते गया, तो डिसऑर्डर स्टेट बढ़ते गया तो क्या हो गया, बाद में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड को भी हमने और हीट प्रोवाइड की, तो मतलब और डिसऑर्डर बढ़ते गया, मतलब मॉलिक्यूल्स और सेपरेट होते गए, तो एक टाइम पे ऐसा आ गया कि वो गैस में कन्वर्ट हो गए, और इतनी ज़्यादा एंट्रोपी चली गई। तो यहाँ पे देखो हाई एंट्रोपी बताया गया। ओके, और ये पॉइंट को बताया गया लो एंट्रोपी। ओके, तो इस तरह से एंट्रोपी धीरे 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 इंक्रीज होती जा रही है, वो यहाँ पे इस ग्राफ में यहाँ पे शो किया गया है। ओके ना, तो यहाँ पे लिखा गया है देखो, एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस दैट इज द लेवल ऑफ डिसऑर्डर इंक्रीज व्हेन इट मेल्ट फ्रॉम सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज, मतलब सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में अगर वो कन्वर्ट हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो एस ऑफ सॉलिड इज लेस देन दी लिक्विड, एस ऑफ लिक्विड होगा एंड इज लेस देन दी एस ऑफ गैस। ओके, इस तरह से वो कम 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 होते जाता है। ओके, तो इस तरह से तो जो हमारा एंट्रोपी है जो सॉलिड का है वो सबसे कम रहेगा, क्योंकि ऑर्डर्ड है। ऑर्डर मतलब क्या है, यहाँ पे देखो जो मॉलिक्यूल्स है वो कितने क्लोज है और परफेक्टली ऑर्डर में है, और ये इन कंपेरिजन लिक्विड देखोगे तो देखो मॉलिक्यूल्स कुछ आगे पीछे ऐसे कैसे भी अरेंज हो गए, एकदम परफेक्ट नहीं है, और बीच में गैप भी है उनके ज़्यादा है, तो हम लोग इसलिए बोलेंगे कि यहाँ पे ऑर्डर्ड नहीं है। ओके ना, मतलब इसके कंपेरिजन में तो भी कम ऑर्डर है। ओके ना, तो इसलिए यहाँ पे एंट्रोपी ज़्यादा है। और अगर गैस पे जाओगे तो देखो कि इनके बीच में तो बहुत गैप है। ओके, फ्रीली ये मूव कर सकते हैं एकदम, तो इसलिए यहाँ पे एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी गैस में। ओके ना, इन कंपेरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। सो आई होप आपको यहाँ तक अभी ये कंप्लीट
पता चल गया है कि एंट्रोपी एक्चुअल में है क्या, डिसऑर्डर किसको बोलते हैं. ओके ना, ऑल दैट थिंग कंप्लीटली. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एब्सोल्यूट एंट्रोपी. तो एक्चुअल में ये एब्सोल्यूट एंट्रोपी चीज़ है क्या, वो यहाँ पे देखते हैं. सो इसका एंट्रोपी क्या है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या रहता है और इसका डायरेक्शन कैसा रहता है. तो एब्सोल्यूट एंट्रोपी देखो कैसे है. सो पहले देखो एक स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी प्रोसेस विल ऑलवेज ऑकर इन सच ए डायरेक्शन दैट वुड कॉज एन राइज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स. मतलब सेकंड लॉ ने हमें क्या बताया कि प्रोसेस कोई भी कैसे पॉसिबल है अगर उसकी एंट्रोपी अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है. अगर किसी प्रोसेस की एंट्रोपी अगर डिक्रीज हो रही है तो वो प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है. ये हमें सेकंड लॉ ने बताया था. एक तो एंट्रोपी वहाँ पे जीरो होगी. जीरो किसकी होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस की. ओके, वो भी एक्चुअल में कंप्लीटली एग्जिस्ट नहीं करती हर जगह पे, तो उसको भी हम लोग नहीं करते. लेकिन इन जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस है उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होती जाती है. तो इसलिए प्रोसेसेस को पॉसिबल कब होगी, अगर उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होती जाएगी, कॉज एंड राइज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स. ओके ना, तो जैसे जैसे एंट्रोपी इंक्रीज होती जाएगी तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोसेस पॉसिबल है. ये सेकंड लॉ ने बताया. देन फर्स्ट लॉ ने क्या बताया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स द क्वांटिटेटिव नॉन इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड वर्क. तो उसने क्या बताया कि जो हीट एंड वर्क है, जो हम हीट सप्लाई करते हैं वो और वर्क है वो कम्प्लीटली सेम नहीं होते. कुछ हीट देखा था हमने कि जो इंटरनल एनर्जी में जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज करने के, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में यूज़ होते हैं, और कुछ पार्ट है जो वर्क में कन्वर्ट होता है. तो इस तरह से हीट कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, तो वो बताया गया. तो इसलिए बोलते हैं क्वांटिटेटिव नॉन इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड वर्क, जो हमें फर्स्ट लॉ ने बताया गया. ओके ना, तो फर्स्ट लॉ वहाँ पे हुआ और उसमें हमने एक्सपेरिमेंट भी किए. सो ना, एक्सपेरिमेंट शोज दैट विदाउट कंपेंसेशन नो हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क. मतलब वही जो बताया मैंने कि हीट पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं होती वर्क में. ओके, सो दिस इन इक्विवेलेंस लीड्स टू यूनिडायरेक्शनलिटी टू ऑल नेचुरल प्रोसेस ऑकरिंग इन द यूनिवर्स. तो ये चीज़ हमें ये भी बता रहा है कि जो हमारा नेचर है, नेचर में हम लोग ऑल द प्रोसेसेस है तो एक्चुअली वो यूनिडायरेक्शनल है. मतलब किसी एक डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसे स्ट्रेट जाने वाली. ओके, मतलब एक्चुअल में एंट्रोपी जो है इसका वो एक्चुअल में इंक्रीज ही होते जाने वाला है. नेचर में जो कुछ नेचुरल प्रोसेसेस है उसके एक्चुअल में सब इंक्रीज होते जाने वाला है. ओके, तो इसलिए हम लोग बोला है यूनिडायरेक्शनलिटी टू ऑल नेचुरल प्रोसेस ऑकरिंग इन द यूनिवर्स. सो ऑल नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑकर नेचुरली इन वन डायरेक्शन ओनली, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ राइजिंग एंट्रोपी. देखो यहाँ पे बताया राइजिंग एंट्रोपी मतलब ये एंट्रोपी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में प्रोसेस वर्क होगी. ओके, तो एग्जांपल इसके अगर हम लोग कंसिडर करें तो क्या क्या होगा, हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, जो कंडक्शन का एग्जांपल है. ओके ना, अगर रॉड में से कंडक्शन हो रहा है पूरा तो वो भी एंट्रोपी का ही एग्जांपल है. ओके, देन बट क्या हो जाता है, अगर हम लोग कंडक्शन भी करते हैं हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी पे, अगर हम लोग भेजते हैं हीट, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कोल्डर से हॉटर पे डायरेक्टली आ जाता है. ओके ना, उसके लिए हमें कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है. मतलब रेफ्रिजरेशन के केस में उल्टा रहता है. ओके ना, बट क्या रहता है उसके लिए हमें उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, वो अपने आप नहीं हो रहा है. तो ठीक है ना, उसको स्पॉन्टेनियस नहीं बोल सकते. स्पॉन्टेनियस बोलेंगे हम लोग जब पर वो ऑटोमेटिक हो रहा है तो हम लोग स्पॉन्टेनियस बोलेंगे. ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई. तो अभी नेक्स्ट देखो, यही पॉइंट था हमारा, ऑल नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑकर नेचुरली इन वन डायरेक्शन. ओके, तो नेक्स्ट क्या है, वी हैव सीन द चेंज इन एंट्रोपी बिटवीन इट्स टू ट्रांजिशन स्टेट. मतलब हमने क्या देखा है कि अभी तक जो एंट्रोपी देखी थी उसमें क्या था कि कोई भी दो ट्रांजिशन स्टेट है. ओके, तो उसके बीच में हम लोग देखा था कि एंट्रोपी चेंज हो रही है. ओके, दो अगर कोई भी ट्रांजिशन स्टेट है, अगर यहाँ पे हम लोग एक स्टेट कंसिडर करते हैं स्टेट ए. ओके, और फिर हमने उसको हीट प्रोवाइड की तो उसका एंट्रोपी बढ़ता गया एंड वो पहुँचा है अभी स्टेट बी पे. ओके, डिसऑर्डरनेस बढ़ गया, बी पे चला गया. तो अभी दोनों का हम लोग ये यहाँ तक पहुँच चुका है. ठीक है, तो दोनों का हम लोग डिफरेंस निकाले, एस ऑफ बी माइनस एस ऑफ ए अगर निकाले तो हमको एंट्रोपी चेंज मिलेगा. तो ये ट्रांजिशन बिटवीन टू स्टेट है, ये दोनों स्टेट के बीच का ट्रांजिशन है. पर अगर हम लोग कंसिडर करें कि ये जो स्टेट ए इट इज़ एट दी 0 केल्विन. ओके, मतलब 0 टेम्परेचर है. ओके, यहाँ पे 0 एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर. तो यहाँ पे क्या है, ये पूरा ऑर्डर स्टेट में, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, किसी भी तरह का डिसऑर्डर नहीं है. ओके, और यहाँ से ये फिर यहाँ पे एंट्रोपी यहाँ पे इंक्रीज हो गई. ओके, और यहाँ तक पहुँच गए. तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हम लोग वापस अगर निकाले एस ऑफ बी माइनस एस ऑफ ए निकाले तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑलरेडी 0 है तो इसकी वैल्यू मिलेगी. तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं कि 0 स्टेट एग्जिस्ट. तो यहाँ पे ये 0 स्टेट बोलते हैं, इसको 0 स्टेट एग्जिस्ट बोलते हैं ये चीज़ को. और जो एंट्रोपी वो टाइम पे हमें मिलने वाले हैं, जो एस ऑफ बी माइनस एस ऑफ ए अगर वो टाइम पे करेंगे तो उससे वो क्या होगा, हमारा एब्सोल्यूट एंट्रोपी उसे बोलेंगे हम लोग, एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम.
तो एक्चुअल में इसमें याद क्या रखने का है, जो हम लोग अभी तक एंट्रोपी काउंट करते थे वो क्या करते एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते थे। मतलब अगर आइस को वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ओके ना, एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, तो वो पहले इनिशियल स्टेट है आइस और फाइनल स्टेट है वाटर। ओके, तो इस तरह से वो कन्वर्ट हो गया। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, वाटर की जो एंट्रोपी है वो माइनस दी आइस की एंट्रोपी है वो, तो हमें वो एंट्रोपी चेंज मिलेगा। ओके, और अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, अगर एक हमारा सब्सटेंस है जो हमारा आइस है वो एक्चुअल में है 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे है। ओके, और दूसरा जो है वो इंक्रीज होते जाएगा, फिर वो उसका कुछ जो टेम्परेचर पर्टिकुलर बढ़ जाएगा। ओके, तो वहाँ से वो जो एंट्रोपी है जो यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर है वहाँ से माइनस हम यहाँ पे लो टेम्परेचर दैट इज 0 केल्विन। ओके, जो हम लोग कंसिडर करेंगे तो 0 केल्विन है वो जीरो स्टेट एग्जिस्ट है। ओके ना, मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का डिसऑर्डर नहीं है। ओके, तो उस जो एंट्रोपी होगी वो एंट्रोपी को हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ओके, तो इस तरह से ये एब्सोल्यूट एंट्रोपी का डेफिनेशन है। ओके, तो एक्चुअल में ये एब्सोल्यूट एंट्रोपी के लिए फिर एक साइंटिस्ट ने एक फार्मूला भी दिया, तो वो एक्चुअल में क्या है वो देखते हैं, रिलेशन। ओके, सो देखो यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है प्लैंक, मैक्स प्लैंक। ओके, तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक द एंट्रोपी ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज 0 एट एब्सोल्यूट 0 ऑफ टेम्परेचर। तो प्लैंक ने बताया कि जो एंट्रोपी है वो 0 हो सकती है सॉलिड और लिक्विड में, कब, जब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर हो। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन। ओके ना, दैट मीन्स 0 केल्विन। ओके ना, इसको हम एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर कंसिडर करते हैं। ओके, तो इस पे उसने बताया कि सॉलिड और लिक्विड की एंट्रोपी पूरी 0 हो सकती है। ओके, तो उसके लिए उसने एक रिलेशन बताया, दैट इज लिमिट एज t टेंस टू 0 एस इक्वल टू 0। मतलब क्या है, लिमिट ऑफ एस t टेंस टू 0 इक्वल टू 0। मतलब क्या है, जो एस जो अगर लिमिट कंसिडर करें, लिमिट यहाँ पे दिया होगा टी टेंस टू 0, मतलब 0 केल्विन जो है टेम्परेचर होगा, तो एंट्रोपी हमें क्या मिलेगी, इक्वल टू 0 मिलेगी। ओके, तो ये इसने रिलेशन में ऐसे बताया। ओके, एंड दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, जो कुछ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। ओके ना, मतलब क्रिस्टलाइन मतलब ऑर्डर्ड फॉर्म में रहते हैं। क्रिस्टल अगर कोई भी कंसिडर करो तो उसके अंदर डिसऑर्डर कम रहते हैं, बहुत ऑर्डर फॉर्म में उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ओके ना, इस तरह से पूरा क्रिस्टल्स रहते हैं। तो हम बोलेंगे कि इट इज़ ट्रू फॉर ऑल प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। ओके, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के लिए यहाँ पे ये रिलेशन ट्रू हो जाता है। ओके, देन इट इज़ 0 एंट्रोपी करिस्पॉन्ड्स टू अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स। ओके, अगर 0 एंट्रोपी है, हमने यहाँ पे बोला 0 एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे 0 एंट्रोपी है, तो वो एब्सेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, मतलब जो मॉलिक्यूलर, इलेक्ट्रॉनिक, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर, इस तरह के जो फोर्सेस लगते हैं। ओके ना, जिसकी वजह से एंट्रोपी बढ़ता है। ओके ना, तो ये सब का एब्सेंस यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, तो ये 0 एंट्रोपी पॉसिबल है। ओके, देन एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल लैटिस इज 0 प्रोवाइडेड इट्स ग्राउंड स्टेट इज यूनिक। तो मतलब ये कि परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी 0 हो सकती है अगर उसकी ग्राउंड स्टेट भी एक यूनिक हो। ओके ना, पर्टिकुलर फॉर्म में हो तो ही। देन क्या है, फॉर एंट्रोपी, ये 3 पॉइंट हो गए यहाँ पे। फॉर एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट 0 टू बी 0 द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ ए परफेक्टली ऑर्डर क्रिस्टल मस्ट देमसेल्व्स बी परफेक्टली ऑर्डर। तो क्या है, देखो, अगर एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट 0 अगर उसको 0 होना है तो हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट्स भी चाहिए। मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स जो रहेंगे वो भी एक परफेक्टली ऑर्डर क्रिस्टल्स में होनी चाहिए। ओके, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स, तो ही पॉसिबल है कि एब्सोल्यूट 0 जो एंट्रोपी है वो हमें अचीव करना तब पॉसिबल है। ओके, और ये सिर्फ किस में पॉसिबल है, ओनली फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल्स कैन सेटिस्फाई दिस कंडीशन। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हमें वो जो मटेरियल है वो एक्चुअल में होना चाहिए फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल्स होने चाहिए। ओके, तो इस तरह से ये बताया गया है। मतलब फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स इस सब ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करेंगे। ओके ना, रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे। सो ऑल दिस थिंग्स आर ऑफ द एब्सोल्यूट एंट्रोपी। तो एब्सोल्यूट एंट्रोपी एक्चुअल में यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको कि ये किस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है, किस तरह से डिक्रीज़ हो रहा है। मतलब एक्चुअल में ये क्या है, एक्चुअल में ये एंट्रोपी ही है, बस 0 केल्विन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से नहीं, वो एक्चुअल में 0 स्टेट एग्जिस्ट है, बस उस 0 स्टेट से वो डायरेक्ट एक एंट्रोपी देता है। तो वहाँ पे हम लोग जो एंट्रोपी कंसिडर करेंगे उस एंट्रोपी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एंट्रोपी। ओके, सो आई होप you have cleared all these things. Okay,
So thank you very much.